Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास लेखन पर केंद्रित इस लेक्चर श्रृंखला में आज हम लोग 1960 के दशक के अंत की ओर विकसित हुई नव कैम्ब्रिज, जिसे नव साम्राज्यवादी इतिहास लेखन भी कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे और इसकी जांच पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने मार्क्सवादी विचारधारा की बात की थी। 1940 के दशक के मध्य 1946 में AR देसाई की किताब सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म की बात की थी और फिर बाद के दशकों में भी इस किताब की द्वारा सेट की गई जो फ्रेम है और मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत लिखी हुई इतिहास दर्शन आदि के बारे में बहुत संक्षेप में ही सही हमने जिक्र किया था। अब यह दिलचस्प बात है कि जहां 1940 के दशक के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद के सामाजिक ताने-बानों की बात हो रही थी, एक बिल्कुल नए अंदाज के साथ, फिर 1960 के शुरुआत से ही कृषकों और श्रमिकों के भागीदारी, उनके इतिहास की बात हो रही थी। ऐसे में 1960 के दशक के अंत में यह नव कैम्ब्रिज विचारधारा हमारे सामने आता है। 1960 का दशक कई मायनों में भारत ही नहीं, वैश्विक धरातल पर भी नए और तीखे प्रश्नों के साथ राजनीति को नए मोड़ देने में लगा हुआ था। भारत में कृषि और कृषक समुदायों के ऊपर विशेष रूप से इतिहास लेखन में हम चर्चा पाते हैं। यही समय था जब ब्रिटेन में इतिहासकारों का, वामपंथी इतिहासकारों का एक छोटा सा समूह हिस्ट्री फ्रॉम बिलो अर्थात सामाजिक इतिहास को नीचे से देखने की प्रक्रिया के साथ एक नज़रिया, जहां आप उन वर्गों और समूहों की बात करते हैं जो अब तक भुला दिए गए थे इतिहास में, और इस हिस्ट्री फ्रॉम बिलो के हस्तक्षेप का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा हर जगह, ब्रिटेन में ही मात्र नहीं। इस विचारधारा में, इस इतिहास लेखन में खासकर E.P. थॉमसन, जिनका काम अंग्रेजी श्रमिक वर्ग के ऊपर, उनकी संस्कृति के ऊपर, उनकी चेतना के ऊपर है, तो E.P. थॉमसन
का काम ब्रिटेन के श्रमिक वर्ग के ऊपर, उनकी चेतना के ऊपर, यह बेहद ही महत्वपूर्ण कड़ी है जब हम 20वीं सदी के इतिहास लेखन की बात करते हैं। उधर अमेरिका में नारीवादी आंदोलन हो रहे थे और वह इतिहास में ही नहीं वरन समाज विज्ञान को देखने, समाज को देखने की, ज्ञान मीमांसा के स्तर पर भी नए नए चुनौतियां हमारे सामने ला रही थी। ऐसे में जहां एक तरफ नीचे से इतिहास को देखने की बात है, जो अब तक अछूते रह गए वर्ग हैं, समुदाय हैं, चाहे वह श्रमिकों का हो या फिर वह नारियों की भागीदारी हो अतीत में, इतिहास में, वह हो रही थी। वहाँ दूसरी तरफ 1960 के दशक के अंत में हम 1968 में अनिल सिल की किताब इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, कोलैबोरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन लेट 19th सेंचुरी हमारे सामने आती है। और इस किताब ने अपने बेहद उत्तेजक मान्यताओं के कारण, उपयोग में लाए गए दस्तावेजों की व्यापकता के कारण बहुत जल्द ही इतिहासविदों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। कुछ ही सालों के बाद कैम्ब्रिज के इनके कुछ सहयोगी और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक सहयोगी, इन सब के सामूहिक प्रयास से 1973 में जॉन गैलेगर, गॉर्डन जॉनसन और अनिल सिल स्वयं, इनके संपादन में लोकेलिटी, प्रोविंस एंड नेशन, एसेज ऑन इंडियन पॉलिटिक्स 1870 से 1940, पहले इन लेखों का प्रकाशन मॉडर्न एशियन स्टडीज़ में हुआ और फिर इस शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित हुई। एक दो साल के बाद 1975 में इन्हीं के एक और सहयोगी इतिहासकार जूडिथ ब्राउन की पुस्तक, जो महात्मा गांधी के ऊपर थी, जिसका शीर्षक था गांधीज राइज टू पावर, इंडियन पॉलिटिक्स 1915 से 1922, यह प्रकाशित हुई। और इन प्रकाशनों को इतिहास लेखन में इनकी कुछ मान्यताओं के कारण, कुछ निष्कर्षों के कारण सामूहिक रूप से नव साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो बेहद खास था वह यह कि एक तो जैसा मैंने अभी तुरंत जिक्र किया कि इनकी मान्यता, राष्ट्रवाद को लेकर जो इनके निष्कर्ष सामने आए, जिसने बहुतों को प्रोवोक किया, यह हालिया दशकों में
जिस तरह से राष्ट्रवाद की समझ बनी थी भारत में या भारतीय इतिहास को लेकर यूरोप में, उसके ठीक विपरीत था। पर दूसरे स्तर पर जिस बात ने पाठकों का ध्यान खींचा वह था इनके द्वारा इस्तेमाल में लाई गई एक अब तक का अछूता आर्काइव, सरकारी दस्तावेजों का बहुतायत के साथ इस्तेमाल, या यदि मोटे तौर पर कहें तो ऐतिहासिक आंकड़ों का अद्भुत इस्तेमाल, परिमाण के स्तर पर भी बहुत अधिक संख्या में इस्तेमाल अपनी बातों को के पक्ष में, अपने सिद्धांत, अपने निष्कर्षों के पक्ष में दिए गए जो साक्ष्य थे, उनका जो वॉल्यूम था वो अपने आप में चकाचौंध करने वाला था। यह इसलिए भी संभव हो पाया क्योंकि 1960 के दशक के मध्य में, 1966 में, 65-66 में अभिलेखागार में दस्तावेजों के इस्तेमाल करने के जो पहले से नियम थे उनमें बदलाव आए, और पहले जहां 33 साल की सीमा रेखा थी, किसी घटना या किसी सरकारी नीति के 33 साल के बाद ही आप उन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अब वह घटाकर 25 साल कर दी गई। तो इससे भी नए किस्म के दस्तावेजों तक इतिहासकारों की पहुंच संभव हो पाई, और विशेष रूप से ये वे दस्तावेज थे जो कि प्रदेशों में, भिन्न भिन्न प्रांतों के इतिहास को हमारे सामने लाने में सक्षम हुए। तो नया नज़रिया, नए दस्तावेज और नई तरह की मान्यताएं, आप इनके निष्कर्षों से, इनकी संकल्पनाओं से बेहद खफा हो सकते हैं, आपको ये पसंद आ सकती हैं, लेकिन जो भी हो आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, इन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इसलिए भी हम लोग आज इस इतिहास लेखन के स्कूल की बात कर रहे हैं। यहाँ पहली बार अब कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के बजाय स्वाधीनता संग्राम को देखने के लिए प्रादेशिक और स्थानीय नेताओं के साथ इस केंद्रीय नेतृत्व के साथ के संबंध पर जोर दिया जाने लगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और नई बात इसलिए भी है क्योंकि यद्यपि जैसा मैंने पहले के लेक्चर में इंगित किया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो क्षेत्रीय इतिहास की बात होने लगी थी, जैसे मैंने जिक्र किया था ऐसे रिजवी के संपादन में उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता संग्राम का कई जिल्दों में प्रकाशित होना,
या बाद में 1980 के दशक में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के ऊपर अलग अलग माइक्रो स्टडीज़ या आप कह सकते हैं केस स्टडीज़, जैसे बलिया में, सतारा में जो हुआ, उनके ऊपर इतिहासकारों ने काम करना प्रकाशित करना शुरू किया। तो क्षेत्रीय इतिहास या प्रांतों का इतिहास इससे पहले भी लिखा जा रहा था, उसके बाद भी लिखा जा रहा है। लेकिन अनिल सील या गॉर्डन जॉनसन, गैलेगर, जुडिथ ब्राउन, इनमें जो खास था इनकी रचनाओं में वह यह कि यहाँ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को स्थानीय नेताओं के साथ, प्रादेशिक नेताओं के साथ जोड़कर देखा जा रहा था। तो यह जो तीनों स्तर पर संबंध बन रहे हैं उसकी बात है। अर्थात फोकस शिफ्ट हो रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो बेहद उत्तेजक रही है इस विचारधारा के साथ जुड़ी हुई, वह यह कि यहाँ राष्ट्रवाद के विचारधारा की जांच पड़ताल के बजाय राष्ट्रीय राजनीति को उसके जो असल जोड़ तोड़, राजनीतिक जोड़ तोड़ जिसे कहते हैं, रियल पॉलिटिक जिसे कहते हैं, उसके बरक्स देखा जा रहा है। इससे हो यह रहा है कि ऐसी स्थापनाएं हमारे सामने पेश की जा रही हैं कि जो राष्ट्रीय नेता थे या जो उनके समर्थक, प्रांतीय नेता, फिर उनके समर्थक स्थानीय नेता रहे, वे किसी राष्ट्रवादी विचारधारा की तहत एक दूसरे से नहीं जुड़े। उनके मन में किसी प्रकार की राष्ट्रीय चेतना नहीं थी, बल्कि वे अपने छोटे छोटे जो भौतिक स्वार्थ जिन्हें आप कह सकते हैं, अपने हित साधन के लिए एक दूसरे के साथ गठजोड़ कर रहे हैं। यह इस इतिहास लेखन के मूल प्रस्तावना, मूल निष्कर्ष आप इसे कह सकते हैं कि भारत में इसका मतलब है कि स्वाधीनता संग्राम के पूरे दौर में कोई राष्ट्रीय चेतना थी ही नहीं, और राष्ट्रीय चेतना नहीं थी तो इसका मतलब कि राष्ट्र का जो अक्स स्वाधीनता संग्राम में भागीदारी करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के मन में भी न रहा हो। तो विचारधारा को एक तरह से कहें तो सिरे से खारिज कर देने की बात है, और यदि कुछ शेष रह जाता है तो वह जोड़ तोड़, दावे प्रतिदावे, जिसके मूल में स्वार्थ निहित था। इस इतिहास लेखन के पृष्ठभूमि में जाएं तो हम पाते हैं कि
यह जो राजनीति को देखने परखने का नज़रिया है वह दरअसल जॉन गैलेगर और रोनाल्ड रॉबिन्सन, दो इतिहासकारों के हालिया अफ्रीका के ऊपर उनके शोध में यह बहुत प्रभावी तरीके से इस संकल्पना के बीज निहित, इस जो ऐतिहासिक मॉडल के बीज निहित थे। अफ्रीका के अपने शोध के दौरान इन दो इतिहासकारों ने यह दिखाया कि अफ्रीका में औपनिवेशिक राज्य के विस्तार का जो इतिहास है वहाँ अफ्रीका के नेतृत्व और औपनिवेशिक सरकार दोनों के ही हित में औपनिवेशिक राज्य का विस्तार था और दोनों परस्पर अपने हितों के लिए एक दूसरे से कोलैबोरेट कर रहे थे। अफ्रीकी अभिजात वर्ग और औपनिवेशिक सरकार। और इसी औपनिवेशिक सत्ता और शीर्ष स्थानीय नेतृत्व, इनके कोलैबोरेशन के द्वारा इन दो इतिहासकारों ने अफ्रीकी राजनीति की समझ सामने रखी। यह आलेख बेहद प्रभावशाली हुआ, बेहद चर्चा में रहा और यहाँ से अंतर्दृष्टि लेते हुए इसी फ्रेम के साथ अनिल शील ने और उनके सहयोगियों ने अफ्रीका के अनुभव को भारतीय संदर्भों में, आधुनिक काल के संदर्भों में उपयोग में लाया। कुछ और पहले जाते हैं तो अफ्रीका का यह अध्ययन और भारत में अनिल शील और उनके सहयोगियों द्वारा जो यह अध्ययन जिसकी बात हम कर रहे हैं, यह इतिहास लेखन चार्ल्स नेमियर के शोधों पर आधारित था, जिन्होंने 17वीं सदी इंग्लैंड के इतिहास में स्थानीय कारकों और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के बीच के संवाद की बात की थी, संबंधों की बात की थी और उसके जरिए इंग्लैंड के में नेशनलिज्म के इतिहास को लिखा था। तो दरअसल इतिहास में इसे आप कह सकते हैं कि अभिजात्य या जो प्रभावी तबका है उसके व्यवहारों के अध्ययन के आधार पर आप सामाजिक इतिहास या राजनीतिक इतिहास रचते हैं। इसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द है प्रोसोपोग्राफी। यदि आप मान लें मुगल साम्राज्य का, मुगल काल का अध्ययन कर रहे हैं तो वहाँ उस समय के नोबिलिटी, अमलों, दरबारियों के षड्यंत्रों की बात करें
और उनके जरिए, उनके नज़रिए से आप उस समय की राजनीति का अध्ययन करें। तो अभिजात्य स्रोतों, अभिजात्य ऐतिहासिक कारकों को लेकर आप जब इतिहास का मॉडल बनाते हैं, राजनीति का मॉडल बनाते हैं, और वह जो प्रक्रिया है उसके लिए प्रोसोपोग्राफी शब्द का इस्तेमाल होता है। तो कहीं न कहीं चार्ल्स नेमियर अफ्रीका में गैलेगर, जॉन गैलेगर और रोनाल्ड रॉबिन्सन, या भारतीय संदर्भ में अनिल सील, गॉर्डन जॉनसन, डेविड वासब्रुक आदि के काम उसी फ्रेम में आते हैं। अनिल सील ने अपनी पुस्तक में भूमिका में ही इस इतिहास लेखन की दो मूल बातों का जिक्र किया है। पहला तो दो जो सेंट्रल आर्गुमेंट्स आप कह सकते हैं। पहला तो यह कि भारतीय राजनीति अलग अलग स्तरों पर कार्यरत प्रणालियों का एक ऐसा तंत्र है जो एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं तथा इन्हें एक दूसरे से जोड़ने में औपनिवेशिक राज्य की एक अहम भूमिका रही है। तो देखिए, यहाँ इस पहले ही आर्गुमेंट को यदि हम डाइसेक्ट करें तो कम से कम तीन महत्वपूर्ण घटक हैं यहाँ। एक तो यह कि जब आप किसी देश की राजनीति को देखते हैं तो उसे एक मोनोलिथिक ब्लॉक की तरह नहीं देखें। भारतीय संदर्भ में वे कहते हैं कि यहाँ केंद्र अर्थात राष्ट्रीय स्तर, प्रादेशिक और या प्रांतीय स्तर और स्थानीय स्तर, ये अलग अलग वृत्त हैं। लेकिन साथ ही वे यह भी कहते हैं कि ये जो अलग अलग वृत्त हैं, क्षेत्र हैं, ये असंपृक्त नहीं हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और तीसरी अहम बात इस पहले आर्गुमेंट में यह है कि ये जो तीनों वृत्त हैं, ये जो अलग अलग सिस्टम्स हैं, प्रणालियां हैं, ये एक दूसरे से जब जुड़ी हुई हैं तो ये इन इसलिए जुड़ी हुई हैं क्योंकि इनके पीछे इनके संपर्क सूत्र के रूप में कहीं न कहीं औपनिवेशिक राज्य की अहम भूमिका रही है। तो इस मॉडल में, राजनीति के इस मॉडल में स्थानीय स्तर हुआ और उसकी राजनीति हुई, प्रांतीय स्तर हुआ, वहाँ की राजनीति हुई, अखिल भारतीय स्तर की राजनीति हुई, और इन सब को एक दूसरे से जोड़ने वाला चौथा ऐतिहासिक घटक हुआ वह औपनिवेशिक साम्राज्य। अनिल सील कहते हैं कि साम्राज्यवाद ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसने स्थानीय समाज को, स्थानीय राजनीति को प्रदेश की राजनीति से और राष्ट्र के साथ एक सूत्र में बांध दिया। राष्ट्रवाद इसी संरचना के
बरक्स इसको मैच करते हुए खड़ा हुआ। और यदि हम भारतीय राजनीति का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें इनमें से प्रत्येक स्तर पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा, लेकिन हम किसी भी स्तर पर अध्ययन कर अपने आप में एक पूरी तस्वीर नहीं पेश कर सकते। तो अर्थात प्रत्येक स्तर पर अध्ययन करना होगा, लेकिन हर स्तर का अध्ययन अपने आप में फुल कंप्लीट एक्सरसाइज नहीं हो सकता है जब तक कि आप उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ कर न देखें। तो ये एक तरह से कहें तो बहुत ही विस्तृत एक आर्किटेक्चर राजनीति की संरचना हमारे सामने आती है, जो कई स्तरों पर हमारा ध्यान खींचती है और फिर उनके आपसी तालमेल की बात है। इस संरचना के अध्ययन में करने के लिए इन इतिहासकारों ने इस बात की तहकीकात शुरू की कि वे कौन से मोटिव्स रहे, वह क्या इच्छा शक्ति रही जिसने इन अलग अलग स्तरों पर कार्यरत ऐतिहासिक एक्टर्स, नेताओं को एक दूसरे से जोड़ा। और यहाँ ये दिखाते हैं कि स्थानीय स्तर पर लोग बाग, अभिजन खासकर अपने हितों के लिए अपने बराबरी के लोगों से प्रतिस्पर्धा, दैनिक जीवन के भौतिक हित के ऊपर प्रतिस्पर्धाओं में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने सरकार से, औपनिवेशिक राज्य से कोलैबोरेट करना शुरू किया। लेकिन जब कोई एक तबका या एक शख्स राज्य के साथ कोलैबोरेट कर रहा है तो उसका प्रतिस्पर्धी वह अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए वह अपने सहयोगियों और कोलैबोरेटरों की तलाश करता है, या फिर जो तबका सरकार के साथ कोलैबोरेट कर रहा है अपने हितों की रक्षा के लिए, जब वह सरकारी रवैये से नाखुश हो जाता है तो दबाव बनाने के लिए, अपने सामर्थ्य के प्रदर्शन के लिए, अपने हित के रक्षा के लिए वह नए किस्म के कोलैबोरेशन बनाता है। तो इस तरह से कोलैबोरेटरों का एक समुच्चय हमारे सामने उभर कर आता है। इस साठगांठ में लोगों का औपनिवेशिक सत्ता से मनमुटाव किसी विचारधारात्मक या राष्ट्रीय चेतना के कारण नहीं,
बल्कि छोटी मोटी हित साधन से प्रेरित था। ये इतिहासकार दिखाते हैं कि जिस तरह औपनिवेशिक सरकार नेटवर्क बना रहे थे, मित्र और कोलैबोरेटर बना रहे थे, उसी तरह स्थानीय नेता, प्रादेशिक नेता भी समान स्तर वालों के साथ और अपनी से ऊंची हस्ती वालों के साथ भी एक नेटवर्क तैयार कर रहे थे। अर्थात दबाव बनाने के लिए स्थानीय नेता प्रांतीय नेताओं के साथ संपर्क साध रहा था, प्रांतीय नेता अखिल भारतीय नेताओं के साथ संपर्क कर रहे थे। तो यह संपर्क और कोलैबोरेशन क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, अर्थात स्थानीय नेता स्थानीय स्तर पर भी संपर्क कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, और स्थानीय नेता प्रांतीय नेताओं के साथ भी, एक प्रांत के नेता दूसरे प्रांत के नेता के साथ, और एक प्रांत के नेता अपने से ऊपर राष्ट्रीय नेताओं के साथ, ये दोनों स्तर पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ही स्तरों पर यह कोलैबोरेशन या नेटवर्क कार्यरत था। तो ये मूल मान्यता और मूल प्रस्तावना नव कैम्ब्रिज इतिहासकारों का रहा, और जब हर कोई एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, वह भी अपने स्वार्थ हेतु, तो ऐसे में कोई राष्ट्रीय चेतना की बात करना इन लोगों ने उस संभावना को सिरे से नकार दिया। यहाँ इन कोलैबोरेशनों के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वह काफ़ी अवमाननापूर्ण लगा भारतीय इतिहासकारों को। जैसे जूडिथ ब्राउन महात्मा गांधी के अनुयायियों के लिए कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, अर्थात एक किस्म की राजनैतिक ठेकेदारी की बात की जा रही है, जो जाहिर सी बात है कि लोगों के लिए, भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकारों के लिए बेहद ही प्रोवोकेटिव प्रस्तावना थी। यहाँ जूडिथ ब्राउन की पुस्तक में महात्मा गांधी एक चतुर राजनीतिक मैनेजर की तरह नजर आते हैं। जो हमेशा भिन्न भिन्न किस्म के जोड़ तोड़ के साथ अपनी राष्ट्रीय छवि का निर्माण कर रहे हैं। इसकी तुलना में थोड़ा सा गहरे जाएं और कुछ हद तक इस सरलीकृत संरचना के परे क्रिस्टोफर वेली इलाहाबाद के ऊपर ध्यान केंद्रित कर वहाँ स्थानीय राजनीति में
जो वाणिज्यिक वर्ग है उसका औपनिवेशिक साम्राज्य के साथ किस तरह के ताल्लुक रहे, उनकी तरफ हमें ले जाते हैं। और साथ ही वे इस वाणिज्यिक तबके, व्यापारिक तबके के ऊपर केंद्रित अपने शोध में जो धार्मिक विचारधारा और राजनीति किस तरह एक दूसरे के साथ गठजोड़ कर रहे हैं, यह हमें बताते हैं, जो कई नई अंतर्दृष्टियों के से भरपूर है। वहाँ बेली के अध्ययन में यह महज दैनिक या भौतिक स्वार्थों की बात तक सीमित नहीं है, जो उन्हें नव कैम्ब्रिज इतिहासकारों के बीच भी एक अलग स्थान प्रदान करता है। क्रिस्टोफर बेली की दूसरी पुस्तक, जो उत्तर भारत के व्यापक फलक को 18वीं सदी के संदर्भ में हमारे सामने लाता है, रूलर्स, टाउन्समैन एंड बाजार्स, नॉर्थ इंडिया इन 18th सेंचुरी, वहाँ वे अठारहवीं सदी के ऊपर जो अब तक स्थापित मान्यता रही, और वह मान्यता यह थी, स्थापित मान्यता, कि 18वीं सदी एक पतन का युग था, जहाँ अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी, पतनशील थी। मुगल साम्राज्य 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद पतनोन्मुख था और इसका असर अर्थव्यवस्था के हर एक पहलू पर पड़ा। उसे एक डार्क एज के रूप में माना जा रहा था। इस स्थापित मान्यता को उन्होंने चुनौती दिया और आंकड़ों के साथ व्यापारिक घरानों के पारिवारिक दस्तावेजों के अध्ययन के जरिए, स्टैटिस्टिक्स के स्टैटिस्टिकल फिगर्स के आधार पर, एक हर दृष्टि से कहें तो समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के बीच के गहरे ताल्लुकात को दिखाते हुए बेली बताते हैं कि 18वीं सदी में न मात्र अर्थव्यवस्था में जो ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ा हुआ हम पाते हैं, वरन इस समय जहां केंद्रीय शक्ति पतनशील थी, वहीं छोटे छोटे शहरों और व्यापारिक गतिविधियों की भरपूर मात्रा में उपस्थिति हम पाते हैं। और यह एक बेहद समृद्धकारी इतिहास हमारे सामने आता है 18वीं सदी के ऊपर। तो क्रिस्टोफर बेली का इसलिए जिक्र करना जरूरी है, जैसा हम पिछले लेक्चर्स में भी कहते आ रहे हैं, कि जब हम किसी एक ऐतिहासिक इतिहास लेखन की विचारधारा की बात करते हैं तो उसके हर सदस्य जरूरी नहीं है कि एक ही तरह की बात कर रहे हैं या एक ही ढांचे में रहकर बात कर रहे हैं, एक ही सिद्धांत हमारे सामने पेश कर रहे हैं।
जब हम इन सब बातों को समग्रता के साथ सोचते हैं और नव कैम्ब्रिज या नव साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की बात करते हैं, तो आज के समय से इनकी सीमाएं बहुत स्पष्ट रूप से हमारे सामने आती हैं। भले ही नए स्रोत हमारे सामने आए, एक बहुत बड़ा आर्काइव जो अब तक अछूता था वह इतिहास के किताबों में सामने आया, जिसको फॉलो करते हुए बाद की पीढ़ियों ने अलग अलग प्रस्तावनाएं, अलग अलग निष्कर्ष निकाले। लेकिन यदि क्रिस्टोफर बेली के इस 18वीं सदी के काम या फिर इलाहाबाद के ऊपर उनका जो काम, स्थानीय राजनीति के ऊपर जो उनका कार्य है, इन दो को हम अलग करें तो इस इतिहास लेखन में, इस स्कूल में उपयोग की जाने वाली ऐतिहासिक स्रोत अंग्रेजी भाषा तक के दस्तावेजों तक ही सीमित थी। दूसरी बात कि इन साक्ष्यों की संख्या बेहद ही हैरत अंगेज कर देने वाली हो सकती हैं, लेकिन ये मोटे तौर पर कहें तो सरकारी दस्तावेजों के तक ही सीमित नजर आते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि इन इतिहासकारों ने औपनिवेशिक आर्काइव को, इन सरकारी दस्तावेजों को उनके हरफों को आलोचनात्मक दृष्टि से नहीं जांचा परखा। एक इतिहासकार के लिए यह जरूरी है कि वह अपने साक्ष्य के साथ बेहद कठोरतापूर्ण रवैया के अपनाए और वहाँ एक ही तथ्य को अलग अलग उसके पाठ की संभावना को हमेशा खुले रखे। यह क्रिटिकल जो नज़रिया होता है इतिहासकार का अपने साक्ष्यों के प्रति, अपने तथ्यों के प्रति, वह बेहद ज़रूरी है। अन्यथा जो सरकारी दस्तावेज कह रहे हैं, यदि वही इतिहासकार भी मान ले तो फिर इतिहास लिखने में इतिहासकार की मध्यस्थता की कोई मायने ही नहीं रह जाती। तो ऐसे में इन सरकारी दस्तावेजों को शब्दशः अपने ऐतिहासिक सैद्धांतिकी में गढ़ लेना, जोड़ लेना, यह बहुत उचित नहीं लगता है। फिर इसके साथ हम यह भी पाते हैं कि इन दस्तावेजों में लिखी बातों को अपने पहले से बनाए राजनीति के फ्रेम में ढाल लेना, वह भी अपनी सुविधा अनुसार, और यह फ्रेम जो जैसा हमने अभी बात किया कि अफ्रीका के राजनीति से उधार लिया गया था,
यह ऐतिहासिक शिल्प के दृष्टि से भी बहुत नैतिक नहीं जान पड़ता है। इसी के साथ एक बड़ा सवाल यह छूट जाता है कि जब महात्मा गांधी को, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को हजारों और लाखों की संख्या में आम जन अनुकरण कर रहे थे, उनकी बातें सुन रहे थे, तो इन स्थानीय नेताओं और इन प्रांतीय नेताओं के नीचे ये लोग, ये अनुयायी, ये क्यों राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ रहे थे? इस बात की तसल्ली, इस प्रश्न का तसल्ली पूर्वक जवाब हमें इस इतिहास लेखन से तो कम से कम नहीं मिलता है। अंत में बड़े सवाल राजनीति और इतिहास की बाबत यह है कि क्या हम राजनीति, राष्ट्र और राष्ट्रवाद को लोगों के परस्पर हितों के गुणनफल के रूप में मान लें, या यह इस जोड़ घटाव से कुछ अधिक था? क्या राष्ट्रवाद की बात करते हुए हम उस चेतना को सिरे से खारिज कर दें? वहाँ मानवीय भावना का कोई स्थान नहीं है? क्या इतिहास में मानवीय भावना का, देश और समाज की बेहतरी करने जैसी कोई भावना नहीं हुआ करती है? क्या महज हित साधने के लिए ही लोग संबंध बनाते हैं, लोग कोलैबोरेट करते हैं, या फिर जब लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, प्रांत राष्ट्र के साथ जुड़ता है, स्थानीय राजनीति प्रांतीय राजनीति के रूप में सहयोग देती है, तो वहाँ उसका कोई मानवीय और सामाजिक पक्ष भी तो होता होगा ना? तो इन मानवीय और सामाजिक पक्षों की बात क्या हम राजनीति के उस रियल पॉलिटिक फ्रेम में इनका कोई स्थान नहीं है? और फिर सवाल यह भी रह जाता है कि क्या राजनीति और राष्ट्रवाद की राजनीति में संस्कृति या लोगों की आम जिंदगी जो महज लाभ हानि से तय नहीं होती हैं, उनका क्या? पर्सनल इंटरेस्ट, स्वार्थ, लाभ हानि, क्या यही आदमी और समाज का निर्माण करते हैं? या जब हम सामाजिकता की बात करते हैं तो, या फिर राजनीति की सामाजिकता की बात करते हैं, तो हमें अपने आप को, अपनी दृष्टि को इस दुनियावी मसलों से आगे भी ले जाना होगा। दुनियावी मसले जरूरी हैं,
और एक भौतिकवादी इतिहास दृष्टि से भी दुनियावी मसले, लोगों के दावे प्रतिदावे, लाभ हानि की बातें, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या हम इतिहास दृष्टि को यहीं तक सीमित कर दें? ऐसे में जो कई सभ्यता जनित सवाल पहले उठाए जाते रहे, चाहे वे रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा हो या महात्मा गांधी द्वारा हो या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा हो, उन सवालों से क्या हम मुंह मोड़ लें और हम महज रियल पॉलिटिकल स्तर पर कोलैबोरेशन के द्वारा, परस्पर स्वार्थ और हितों के द्वारा ही भारतीय राजनीति को व्याख्यायित करें? ये सवाल हमारे जेहन में रह जाते हैं इस इतिहास लेखन से रूबरू होते हुए भी। बहरहाल, जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि इतिहास की ये किताबें बेहद उत्तेजक रहीं। इन्होंने राजनीति को देखने का नया नज़रिया दिया, नए स्रोत सामने रखे और बेहद उत्तेजना के साथ राष्ट्रवाद को देखने का एक नया आयाम मिला। यहाँ हम अपनी बात यहीं समाप्त करेंगे और आगे देखेंगे कि जिन मानवीय भावना की बात मैं अपने अंत के सवालों के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ, जिस सीमित आर्काइव अंग्रेजी भाषा के साक्ष्यों के दायरे तक सीमित हो जाने की बात मैंने अभी कही, इन दोनों विषयों पर, अर्थात जो वर्नाकुलर सोर्सेज हैं और राजनीति की जो सामाजिकता, इसका जो दैनिक जीवन है, इसमें जिस प्रकार के मानवीय संबंधों की बात है, और इससे अधिक आगे जाकर वह सवाल है कि जब कोई हजारों लाखों अनुयायी महात्मा गांधी को फॉलो कर रहा है, उनको महात्मा मान रहा है, तो वह किन शर्तों पर हो रहा है, और जब गांधी जी को महात्मा की छवि से नवाजा जा रहा है, तो उस छवि को देखने का इतिहास क्या हो, इस बारे में हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे अगले लेक्चर में, जब हम 1970 के दशक के मध्य से और 1980 के दशक की शुरुआत में प्रकाशित हुए सबाल्टर्न स्कूल या उपाश्रित इतिहास धारा की बात करेंगे। शुक्रिया।